आपकी नोट्स के लिए। सो फाइन, टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट असेसमेंट। 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स चालू हुए उसका एक असेसमेंट हम देखते हैं कि क्या वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। सी, always remember the coins have two sides, so definitely उसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों आने ही वाले, क्रिटिसिज्म होगा ही। सो पहले हम देखेंगे अचीवमेंट, हमने क्या अचीव किया है 1991 में। सो ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड हमने देखा कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ है, राइट। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव आए हैं, एंड सर्विस सेक्टर में ग्रोथ बढ़ता गया है। ये तीन चीज हमने पहले तो बहुत अच्छे से ध्यान दी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखने जाए तो डेफिनेटली ग्रोथ कम होता गया है, हमें देखने को मिला है। और अगर आप देखने जाओ तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, कोई भी इकोनॉमी अगर जब मैच्योर्ड होती है, राइट, तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर कम होता जाता है, राइट। उसका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ता जाता है। अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इट इज अ गुड साइन। पर कितना गुड साइन था कितना बैड साइन था हम समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस स्केड्यूल। तो देखते हैं 1980-91 में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 3.6% रेट से ग्रो कर रहा था। आपको ये बीच के फिगर्स को ध्यान रखने की बहुत जरूरत नहीं है, राइट। पर आपको 1980-91 यानी जब रिफॉर्म हुआ और उसके बाद 14-15 का फिगर्स, लास्ट फिगर्स जो है आपके हाथ में, आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर 14-15 में तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि डिक्लाइन हुआ है। पर इन बिटवीन अगर आप देखने जाओ, राइट, इन बिटवीन द ईयर्स अगर हम देखने जाए तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3% के आजू बाजू ग्रोथ रहा है उनका। तो ओवरऑल 3.6% जो था जब हम रिफॉर्म चालू किया हमने, तब से लेके अगर हम तक अभी तक अगर हम देखें तो डेफिनेटली उसमें ओवरऑल तो ग्रोथ इतना नहीं दिखने को मिला है। हाँ, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन था 1970 से 1980s में और 1980 से 1990s के बीच में, राइट, तब आपको देखने को मिलेगा यस डेफिनेटली एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत हाई स्पीड से ऊपर गया था। बट 1991 के बाद अगर आप देखने को जाओ तो इतना अच्छे से नहीं ग्रोथ हुआ उसका। लुक एट इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब रिफॉर्म पीरियड में स्टार्ट किया तब इंडस्ट्रियल सेक्टर 7.1% से ग्रो कर रहा था, और आज की डेट में देखने जाए रिसेंट फिगर्स 14-15 में तो वो 5.9% है। सो अगेन इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये ग्रोथ रेट कम ही हो गया है। क्यों? क्योंकि बीच में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कम हुआ, कभी वापस बढ़ा है, वापस कम हुआ है। सो फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिला इंडस्ट्री सेक्टर में। सो दैट इज व्हाई दे से द रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बट लुक एट सर्विस सेक्टर, जब 1991 में हमने रिफॉर्म स्टार्ट किया तो सर्विस सेक्टर था 6.7, और उसके बाद अगर हम देखें बाकी कोई भी सालों में 6.7% का ग्रोथ रेट दिखने को नहीं मिला है, उससे ज्यादा ही मिला है। एंड 14-15 में अगेन सबसे काबिल तारीफ ग्रोथ रेट था 10.3%। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्विस सेक्टर रियल में गॉन अप, यानी उसमें ग्रोथ रेट बढ़ा है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छा ही हुआ इंडिया में, जो ऑन एन एवरेज 91 में 5.6% पे था, जो 14-15 में 7.2 पे है। और अगर हम बाकी के सालों में ओवरऑल ग्रोथ रेट भी देखें तो बढ़ा ही है। बट इस ये किसकी बदौलत है ज्यादातर? तो हम बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर की बदौलत है, राइट। दिस इंडिकेट्स दैट दिस ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। उसका मतलब ये होता है कि जो आप ग्रोथ देख रहे हो ओवरऑल इकोनॉमी का, वो किसकी बदौलत है? सर्विस सेक्टर की बदौलत, राइट। अचीवमेंट्स में हम आगे समझते हैं। द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में एफडीआई था ही नहीं एक जमाने में। एफडीआई यानी बाहर से विदेश के निवेशक, यानी कि इन्वेस्टर्स इंडिया में जब पैसे डालते हैं तो उसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्टली पैसा डालते हैं। एंड दूसरा होता है एफआईआई। ये दोनों ही चीज 1991 के पहले बहुत ही कम थी और 1991 के बाद बढ़ने लगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट, जो इंडिया में पहले बहुत ही कम था। अगर हम देखें एफडीआई तो 1991 में 0.1 बिलियन ही था, जो बढ़ के 36 बिलियन हो गया, बहुत ही ज्यादा। एफडीआई किसको बोलते हैं? इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो अगर आप डायरेक्टली पैसा डालते, फॉर एग्जांपल अगर फिरंगी फॉरेनर्स इंडिया में आके डायरेक्ट पैसा डाल देते हैं कुछ भी, तो उसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई किसको बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? जब
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड, यानी कि पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स दुनिया की, अगर वो पैसा डाले तो उसको एफआईआईज बोलते हैं। तो इंडिया में 1991 में एफआईआईज कितना था? 6 बिलियन था, जो बढ़ के 321 बिलियन, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। सो हमने मल्टीपल ग्रोथ रेट हासिल किया है एफडीआई और एफआईआईज पे, और ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हम बोल सकते हैं। इंडिया में जो प्रॉब्लम आई थी 1991 में, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की रिलेटेड ही आई थी, और बिकॉज ऑफ दिस एफआईआईज एंड एफडीआई अभी ये प्रॉब्लम भी निकल चुकी है। इन द रिफॉर्म पीरियड अगर हम देखें, इंडिया इज सीन एज अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स। हमने देखा रिफॉर्म पीरियड में हमने मोटर कार्स और व्हाट आई कैन से स्कूटर्स वो सब बनाना बहुत ज्यादा चालू किया, राइट। सो ऑटो पार्ट्स का हमने सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड ओवर। इंजीनियरिंग गुड्स, सॉफ्टवेयर आईटी एंड टेक्सटाइल्स, ये सब में ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा और हाई रहा, राइट, रिफॉर्म पीरियड में, और ये सबसे अच्छी बात है। राइजिंग प्राइस हैव आल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल। जो भाव बढ़ रहे थे दुनिया भर में, उसको भी कंट्रोल में रखा गया, और ये रिफॉर्म पीरियड के दौरान ही हुआ। बट जितना आप यहाँ पे उसका अच्छा पार्ट देख रहे हो, उसके सामने उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है। लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है रिफॉर्म पीरियड को। यानी वैसे तो बहुत अच्छा हुआ, पर काफी लेवल्स पे वो क्रिटिसाइज देखने को मिला है। जैसे कि पहला क्रिटिसिज्म देखने को मिला है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में। जो इंडिया में जो ग्रोथ हो रही थी, जो एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, राइट, जिस स्पीड से हो रही थी, वो कम होती गई, राइट। सो इट हैज नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। तो सबसे पहली बात तो ये देखी गई है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही थी, राइट, इंडिया में, वैसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिली। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही हाई चला गया, राइट। और ये भी एक रीजन है कि ग्रोथ तो हुआ, पर किसके दम पे, यानी कौन ग्रोथ कर रहा था? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरलास। तो नॉर्मल लोगों को तो वैकेंसी और जॉब मिल ही नहीं रहे थे। तो ऐसे ग्रोथ का क्या मतलब जहां पे कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा आ जाए, राइट। सो ये एक बहुत क्रिटिसाइज किया गया है कि ग्रोथ तो हुआ इंडिया में, पर कौन कर रहा था ग्रोथ? आम आदमी नहीं कर रहा था, राइट। क्रिटिसिज्म इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, क्योंकि हमने जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया इंडिया में, तब एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत अच्छे से गया HYV सीड्स के बदौलत। और उसके बाद जब रिफॉर्म पीरियड स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट इतना अच्छे देखने को नहीं मिला है। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज फॉलन इन द रिफॉर्म पीरियड, स्पेशली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये अगर आप देखने जाओ तो ये फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट, विच इंक्लूड्स इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस एंड रिसर्च, जिसमें हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट, जो होना चाहिए हर एक जगह पे, हर एक दूर दराज गांव में मिलना चाहिए, ये सब कुछ कम होता गया है रिफॉर्म पीरियड में। ये हमको देखने को मिला है। अदरवाइज ग्रोथ तो है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, पर जो ग्रोथ जिस स्पीड से होना चाहिए, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, पावर सेक्टर बढ़ना चाहिए, रोड्स, रोड्स यानी ऐसे रोड्स जो गांव में, दूर दराज गांव में लिंक करे, ये सब कुछ कम होता गया है रिफॉर्म पीरियड में। नेक्स्ट, हमने देखा कि रिमूवल फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज लेड टू, फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी मिल रही थी उसको भी रिमूव कर दिया गया, राइट। तो पहले क्या था कि जब एग्रीकल्चर में लोग यानी फार्मर्स को क्या मिलता था? खेती पे सब्सिडीज मिलती थी, और ये सब्सिडीज कम होती गई है। सो उससे क्या हुआ? उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, बिकॉज जो स्मॉल फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको तो पेस्टिसाइड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे खर्चा करना ही था। तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी नहीं मिलती थी, तो फर्टिलाइजर का खर्चा उनके लिए बहुत भारी हो गया। और ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि सब्सिडाइज को कम कर दिया गया रिफॉर्म पीरियड्स में, और इसीलिए इंडिया में फार्मर्स के सुसाइड भी बढ़ गए। इंडियन फार्मर्स नाउ हैव टू फेस इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन। पहले इंडिया में ऐसी कंपटीशन नहीं थी रिफॉर्म पीरियड के पहले, क्योंकि आपको पता था कि हम सब कुछ किसके हाथ में था? पब्लिक सेक्टर के हाथ में। और इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज थी। इंडियन इकोनॉमी में कोई नया प्लेयर्स बाहर से आ नहीं सकता था, राइट। नाउ इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया, यानी बाहर से अब इंपोर्ट बहुत इजीली आ जाता है इंडिया में। रिमूवल ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, को भी हमने कम कर दिया, जो
मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी जो फार्मर्स के लिए मिनिमम प्राइस रखी जाती है कि आपको इतने भाव से ऊपर ही आपको उनको दाम देने हैं। तो इससे हुआ क्या, फार्मर्स को नुकसान हुआ और इसकी वजह से बाहर से कंपटीशन बढ़ गई, क्योंकि हमारे गुड्स कॉस्टली होने लगे और बाहर के गुड्स अभी सस्ते इंडिया में आ रहे थे, राइट। लिफ्टिंग ऑफ कोटा, हमने कोटा को भी हटा दिया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को। तो जिसकी वजह से हुआ यूं कि पहले ऐसा था कि कुछ ही चीज हम इंपोर्ट कर सकते थे, राइट, कुछ ही क्वांटिटी की चीज इंपोर्ट कर सकते थे, ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। तो अभी ये सब कुछ हट गया, तो इंपोर्ट अब ज्यादा आने लगा इंडिया में, तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ने लगी चीजों को लेके, राइट, एंड एमएसपी पूरा ही निकल गया। ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन एग्रीकल्चर में वापस उसके अलावा हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी चालू की। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर में अभी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट, पहले हम नहीं कर सकते थे। अ शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट। हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट का प्रोडक्शन था वो अभी एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ बढ़ने लगा, राइट। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग, राइट। तो पहले क्या था, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनता था वो इंडिया में ही यूज होता था, पर अभी क्या, हम मैंगोज, बनानास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और काफी फूड ग्रेन्स हम वर्ल्ड ओवर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हुआ क्या, इससे वैसे तो फायदा हो रहा है, पर इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो जब इंडिया में लोगों को जरूरत पड़ती है अनाज की, तो अनाज मिलता नहीं है। सो नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स। हमने फूड ग्रेन्स पे ध्यान देना कम कर दिया और कैश क्रॉप पे ज्यादा ध्यान देना चालू किया। इससे ये भी नुकसान है कि ज्यादातर हम फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स बना रहे हैं, जिससे डेफिनेटली फार्मर्स तो फायदा कर रहा है, पर उसमें फूड ग्रेन्स के भाव बढ़ जा रहे हैं, राइट। तो हमको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिला। क्या था ये क्रिटिसिज्म, समझ में आ रहा है यहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर का सबको? Yes, sir. ओके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज आल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन, उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिला, राइट। यानी हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में पूरे 1950 से ले आई मीन 1991 से लेके अभी तक अगर हम देखें तो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ चीपर इंपोर्ट्स। बाहर से जो गुड्स आ रहे थे, राइट, फिनिश प्रोडक्ट्स जो आ रहे थे बहुत चीप रेट में आ रहे हैं। इंडिया अभी भी इतने चीप रेट में प्रोडक्ट बना नहीं पा रही है, और इसीलिए आज भी इवन टुडे आल्सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट यू आर यूजिंग आर फ्रॉम आउटसाइड, राइट। वो फॉरेन प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कोक है एंड ऑल दैट। और दूसरा, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने इन्वेस्टमेंट इतना काबिल तारीफ नहीं किया। सो चीपर इंपोर्ट्स के होने से क्या हो गया कि जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो वर्नरेबल हो गई इंपोर्टेड गुड्स से। अभी जो इंपोर्टेड गुड्स पहले इजीली इंडिया में आ जा सकता है अभी, और इसीलिए हम क्या क्या हो जाता है कि लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लोग इंपोर्टेड गुड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली हम भी आज अगर हम लेते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोको कोला कंपनी की कोई प्रोडक्ट आती है, या फिर लेट्स से कैडबरी की कोई प्रोडक्ट आती है, तो तुरंत हम ले लेते हैं, राइट, बाहर की प्रोडक्ट। जबकि इंडिया की इंडिजीनियस अमूल चॉकलेट आज कोई नहीं खाता। दिस जस्ट एन एग्जांपल, देयर आर मेनी सच प्रोडक्ट, राइट। जैसे कि एसी ले लो, एयर कंडीशनर, जैसे कि टीवी ले लो, ये सब में हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज्यादा महत्व देते हैं, इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है इंडिया में। जैसे कि पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में देने को मिल रही है हमको, और इसीलिए काफी कंपनीज इंडिया में भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो हाथ में थी, जो सरकार के हाथ में थी, उसको भी प्राइवेटाइज करना पड़ा। जैसे कि आज अगर मुंबई जैसे शहरों में आप देखोगे तो वहां पे अंबानी, राइट, और रिलायंस पावर, अदानी पावर, टाटा पावर, ये सब चल रहे हैं, राइट। तो काफी इवन सूरत में भी अगर आप एक इलाका देखो, राइट, पुल के इस बाजू जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे टोरेंट पावर चल रहा है, वहां पे भी स्टेट पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहा। सो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं किया, ये भी वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ते जा रहा है अभी, और फॉरेन कंपनीज भी पावर सेक्टर में आने की कगार पे। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज। हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर तो हो चुके हैं,
पर अभी भी हमको डेवलप कंट्रीज में एक्सेस नहीं मिल रहा है, यानी वो लोग उनके प्रोडक्ट इंडिया में बेच के चले जाते हैं, पर क्या हमारे कौन से प्रोडक्ट है जो हम यूएस में बेच रहे हैं, मुझे ये तो बताओ। बहुत ही कम, राइट। और होगी तो भी वो गिने चुने होंगे। यूएस से काफी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जैसे काफी प्रोडक्ट हम यूके के हम यूज कर रहे हैं, पर हमारे कौन से प्रोडक्ट है जो यूके यूज कर रहा है? बहुत ही कम। सो ये क्रिटिसाइज किया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे हम डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए यूके, वो हमसे काफी फायदा लेता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उनके देश में उन्होंने इसके लिए हाई टैरिफ्स एंड कोटास लगा दिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब वो बोलते हैं कि हम इंडिया की इतनी चीज से ऊपर नहीं लेंगे। जैसे कि मैंगोज लेनी है तो 250 किलो क्विंटल के ऊपर हम मैंगोज नहीं लेंगे। दिस इज हाउ दे रेस्ट्रिक्टेड, राइट। राइस है, वीट है, कोई भी चीज एक लिमिट तक ही वो लेते हैं। और ये कोटा सिस्टम से ही इंडिया को बहुत नुकसान होता है, बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट तो करना चाहता है, पर वो लोग लेने के लिए ही रेडी नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। तो हमने तो अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, पर क्या ये डेवलप देश ने हटाए? अगर नहीं हटाए तो हमको भी WTO में लड़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, कि वो लोग भी हटाए। एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। डिसइन्वेस्टमेंट में भी क्रिटिसिज्म किया गया है। हमने हर साल डिसइन्वेस्टमेंट किया, राइट। हमने स्टार्ट किया 1991 से और डिसइन्वेस्टमेंट करते चालू कर दिया। दैट वाज अ गुड साइन। इट वाज अ बैड साइन? नो, इट वाज नॉट बैड साइन। इट वाज अ गुड साइन कि जो पब्लिक कंपनी एफिशिएंट ही नहीं थी उसको बेच दो ना, उसके शेयर्स बेच दो। जैसे कि एसबीआई, ओएनजीसी, वो लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे। आज भी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ और कोई प्राइवेट बैंक में जाओ, आपको लगेगा कि एसबीआई में तो कितनी लाइन लगी है, वहां पे कोई एफिशिएंट जवाब भी नहीं रहता, राइट, अच्छे से आपको। जबकि आप कोई प्राइवेट बैंक में जाओ, HDFC जैसी, तो वो लोग आपको सुविधा भी बहुत अच्छी देते हैं, फायदा भी करवाते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट पे भी क्रिटिसिज्म किया गया कि सरकार सब कंपनियां बेच रही है, ठीक है, पर कंपनी वो बेचो ना जो आपको नुकसान करवा रही है। काफी कंपनी ऐसी भी है सरकार के पास जो प्रॉफिट करवा रही है, उसको बेचने का कोई मतलब नहीं है। Every year the government fixes a target for disinvestment in public sector enterprises. हर साल सरकार कहती है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को कुछ ना कुछ बेचने के लिए निकालती है, राइट। 1991-92 में ये टारगेट था 2500 करोड़ का, और उन्होंने अचीव कितना किया? 3000 करोड़, यानी उन्होंने इतना बेचा। 2017-18 में यही टारगेट था 1 लाख करोड़ का, और उन्होंने अचीव कितना किया? तकरीबन उतना ही अचीव करके उन्होंने बेचा भी सही। अभी अगर हम देखने जाए 2021-22 में, तो 3.5-4 लाख करोड़ का टारगेट है उनका डिसइन्वेस्टमेंट का। यानी वो LIC जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, IRCTC, रेलवे कॉर्पोरेशन, ये सब बेचने के लिए निकाल दिए सरकार ने। पर क्या इनको बेचना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ये कंपनी को बेचने का कोई फायदा नहीं है। ये कंपनी तो उल्टा कमा के देती है आपको, नुकसान नहीं करवा रही है, राइट। तो जो कंपनी कमा के दे रही है सरकार को, उसको क्यों बेचा जा रहा है? ये समझना चाहिए। सो असेट्स ऑफ PSU वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड इन द प्राइवेट सेक्टर। और एट टाइम्स क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट। सरकार को बहुत बड़ा घाटा होता है, एंड दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट, वी शुड नॉट डू इट। डिसइन्वेस्टमेंट करो, ना नहीं है करने के लिए, पर उसका करो एक नंबर वन, कि जो लॉस मेकिंग कंपनी हो या इनएफिशिएंट हो। और दूसरी बात, कभी भी सरकार को लॉस हो उतने हद तक आप डिसइन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। अभी सरकार भी क्या करती है? पैसे जेब में डालती है। जो भी सरकार रहा है, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, सब जेब में ही डालती है पैसा, राइट। तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म तो करने जरूरी होगा। डिसइन्वेस्टमेंट वर यूज्ड टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यूज रादर देन यूजिंग इट फॉर डेवलपमेंट। चलो डिसइन्वेस्टमेंट किया, पैसा आया भी सही, राइट, पर इससे क्या आप वो पैसे को खा जाओगे? निकाल दोगे PSU में से और जेब भर दोगे अपनी? दैट वाज रॉन्ग। सरकार कर क्या रही है? PSU को डिस्ट्रॉय करते जा रही है और प्राइवेट सेक्टर से हाथ मिला रही है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा इंडिया में। ये तो सबसे गलत हो जाएगा। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। आप वही कंपनी को बेचो जो इनएफिशिएंट है और उनको एफिशिएंट बनवाओ प्राइवेट सेक्टर को देके, राइट। और देखा ये गया कि ये पैसा सरकार डेवलपमेंट के लिए करने की बजाय क्या कर रही है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है इसके ऊपर, जो बहुत अनप्रोडक्टिव है। शौचालय खड़ा करना, ब्रिज बना के रख देना,
या फिर लोगों को पेंशन में दे देना पैसे, ये तो अनप्रोडक्टिव पैसा है। यानी इससे कुछ सरकार देश के लिए डेवलपमेंट नहीं कर रही है। पैसा जो मिल भी रहा है उसको सरकार अगर ऐसे ही यूज कर देगी तो डेफिनेटली ये तो देश के लिए बुरा वक्त लाएगा भविष्य में, अभी नहीं, आने वाले भविष्य में, जब आप बड़े हो गए होंगे, राइट? आपके सर पे कर्जा बहुत होगा, मैं बता दूं आपको, हर एक जनरेशन के ऊपर, क्योंकि देश लोगों से ही तो बनता है, राइट? तो इसी इसी के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। लास्ट क्रिटिसिज्म है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। जितने भी हमने रिफॉर्म किए और सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी रही उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। सरकार ने टैक्स रिड्यूस किया, अच्छी बात थी, क्योंकि टैक्स रेट बहुत हाई था इन द रिफॉर्म पीरियड, बट इससे फायदा नहीं हुआ हमको, ये भी बोला गया है। उससे क्या हुआ, दैट दे हैव नॉट रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। उससे सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलनी चाहिए थी, पर जितनी सरकार ने सोची थी उतनी रेवेन्यू सरकार को मिली नहीं है। हमने ये सोचा कि रेट कम कर देंगे तो लोग ज्यादा भर देंगे टैक्स, पर ऐसा हुआ नहीं। ओरिजिनली इट एम्ड एट अ लार्जर रेवेन्यू एंड कब टैक्स इवेजन। सरकार ने ये सोचा था कि अब उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगी, टैक्स के द्वारा उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, और टैक्स इवेजन, लोग कर चोरी कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, राइट? बट दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स। जो देखा गया वो ये था कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ा देश में, राइट? यानी सरकार के पास पैसे आए नहीं, और पैसे नहीं आए तो सरकार खुद ही डेवलपमेंट के पीछे जो खर्चा करना था वो कर नहीं पाई, राइट? और वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो करना था वो भी नहीं कर पाई। समझ में आ रहा है? सो दिस हैज गिवन अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes, sir. So we have seen both sides. We have seen the achievements as well as we have seen the drawbacks. हमने दोनों चीज देखा, right? Now we need to understand कि क्या ड्रॉबैक्स है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, और जो अचीवमेंट्स है उसको बरकरार रखे जाए, right? That is the crux of the chapter.